हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बेटा है दो टॉपिक। हम लोग इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। एक डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे और एक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे। बेटा अगर इससे पहले की जो सारी वीडियो अगर आप लोगों को जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अगर आप लोगों को याद हो तो हमने फर्टिलाइजेशन तक जो लास्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है वो डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया है। हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया है और डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब उसके बाद बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होगा उसे ही हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले है आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है ना, उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भी पढ़ाऊंगा। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो को के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड टॉपिक जो बेटा है हमारा सीड, ओव्यूल है उससे कैसे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद किस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरी से, ये भी हम ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। याद करिए मैंने आप लोग बताया था एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब एक मेल गैमीट आता है और वो दो पोलर न्यूक्लियाई से बनाता है तो वो पेन बनाता है। पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अब इसमें फर्दर डिवीजन होता है तो एंडोस्पर्म बनाता है और ये एंडोस्पर्म जो है इसमें ये स्टोर करता है, फूड सब्सटेंसेस स्टोर करता है ताकि वो एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे क्या कर सके, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देखते बेटा। तो पहला चीज क्या कि जो पेन है जो 3n होती है पेन, वो डिवाइड करती है, डिवाइड्स रिपीटेडली, पेन डिवाइड्स repeatedly and form triploid endosperm. Okay student, triploid endosperm which store food material, ठीक है बेटा। ये रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है और फिर यही जो है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म किस तरीके से होता है उसके बेसिस पे एंडोस्पर्म को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर और हैलोबियल। सो ऑन द basis of development of एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप कर रहा है, इट इज ऑफ 3 टाइप। ओके स्टूडेंट्स, 3 तरह का हो सकता है कि एंडोस्पर्म में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग एंडोस्पर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसमें साथ साथ में बेटा नोट्स बनाते चलिए, है ना, अभी फिलहाल आप नोट्स बनाते चलिए इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है बेटा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। थोड़ा सा आप लोगों को राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, है ना, थोड़ी सी। अब क्या करें बेटा, बचपन से ही राइटिंग खराब है और बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग ध्यान लगाइए।
तो सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि अगर आप लोग याद करिए सेल डिवीजन में, अगर आप याद करिए सेल डिवीजन जब होता है, एक सेल से जब दो सेल का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो पहले क्या होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है ना, याद करो तुम लोग, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, यही तो होती है भाई, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तब क्या होता है, आपकी एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होती है। ये एक नॉर्मल सेल डिवीजन का तरीका होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होती है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है ना, कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है बेटा, ये सबसे कॉमन टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है, ये मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पॉइंट कि होता क्या है, अभी जो मैंने बोला कि पेन डिवाइड्स रिपीटेडली पेन में डिवीजन तो होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उस पर डिवीजन तो होगा, लेकिन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। डिवीजन तो होगा बट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। विदाउट सेल वॉल, पेन तो डिवाइड करेगा लेकिन उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें अगर एग्जाम्पल देखिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एंडोस्पर्म के लिए, ओवरऑल एंडोस्पर्म के लिए आता है कोकोनट, है ना। सो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि बाद में, यानी शुरू में तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, लेकिन लेटर स्टेज में वहां पर साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। अब एग्जाम्पल है इसमें, जो लिक्विड होता है कोकोनट में नारियल में जो हम पानी पीते हैं ना, वो क्या है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। ठीक है, लिक्विड इन कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, जो पानी हम पीते हैं नारियल में वो कैसा होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत बार सवाल इससे आया है। और इसमें क्या होता है, ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। जो वाटर हम जो पानी पीते हैं ना, वो असल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो बाहर की तरफ जो उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है, कोकोनट में व्हाइट जो ईडेबल पोर्शन होता है, जिसे कैर्नल कहते हैं, वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म, वो दूसरी तरह का एंडोस्पर्म होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कभी कि एंडोस्पर्म का कोई एक बेहतरीन एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप कोकोनट कहेंगे, क्योंकि कोकोनट में दोनों तरह का एग्जाम्पल मिलता है। अंदर की तरफ यानी लिक्विड जो पोर्शन होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और बाहर की तरफ जो ईडेबल पोर्शन, व्हाइट ईडेबल पोर्शन जो होता है, कैर्नल जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। अरे भाई, आप लोग कोकोनट नारियल खाते हैं, बाहर की तरफ कच्चे नारियल में वो मलाई नहीं होती है व्हाइट सी, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं यहीं पर, व्हाइट ईडेबल व्हाइट कर्नल, जो कि ईडेबल पोर्शन होता है, इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अच्छा,
अब एक और बात देखिए आप लोग, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि फ्री न्यू, ये देखो देखो बेटा, एक डायग्राम से अगर मैं इसको समझाऊं जो बात मैंने अभी आपसे कही है, देखिए ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, ये जाइगोट से एम्ब्रियो अटैच हो रहा है, ये क्या है, ये पेन है। अब जब इस पेन में फर्दर डिवीजन हुआ और ज्यादा डिवीजन हुआ तो ऐसा हो गया, जाहिर बात है एम्ब्रियो भी डेवलप करती रहेगी, है ना, एम्ब्रियो भी इस तरीके से डेवलप करती रहेगी और ये भी डिवाइड होता रहेगा, है ना। फर्दर इसमें और डिवीजन होगा, जब इसमें और डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रियो और डेवलप करेगा, जाहिर सी बात है एम्ब्रियो भी डेवलप करेगा, उसमें डिवीजन होता रहेगा और इसी तरीके से इंडोस्पर्म में भी डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहां पर इंडोस्पर्म भी इस तरीके से डेवलप करता रहेगा। ठीक है, ये तो ये क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, ये दोनों क्या है, ये एम्ब्रियो है, ये क्या है, ये एम्ब्रियो, और ये जो मैंने डॉट डॉट से बनाया ये क्या है, ये है आपका इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो पहला हो गया हमारा क्या, ये बेटा पहला हो गया हमारा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब दूसरा है हमारा सेलुलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म में क्या होता है, पेन डिवाइड्स रिपीटेडली, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें रेगुलर डिवीजन होगा एंड ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय, ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, डिवीजन रेगुलर होगा और हर डिवीजन की वजह क्या, और हर डिवीजन कैसे होगा, बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से होगा, यानी रेगुलर डिवाइड होगा और हर डिवीजन के बाद कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी इस केस में, यानी सेलुलर इंडोस्पर्म के केस में। और उसका अच्छा एग्जांपल क्या है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। थर्ड देखते हैं, थर्ड है बेटा हेलोबियल इंडोस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल है हेलोबिया, इसका एग्जाम्पल है हेलोबिया। ये जो हेलोबियल इंडोस्पर्म है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, इट इज इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर इंडोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के बीच का होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हेलोबियल इंडोस्पर्म में साइटोकाइनेसिस तो होगी, लेकिन अब तुम फ्री न्यूक्लियर में देखो वहां पे नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कुछ केस में होती है, जनरल में नहीं होता, सिर्फ वहां पे कैरियोकाइनेसिस हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा था, हैंड टू हैंड जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो रही थी साइटोकाइनेसिस भी हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी और उसके कुछ देर कुछ बाद में क्या होगा, यहां पर साइटोकाइनेसिस होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों के बीच की कंडीशन है ये, ठीक है। अच्छा, अब जरा कुछ इंडोस्पर्म से रिलेटेड, कुछ इंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे पहले स्टार्ची इंडोस्पर्म, है ना, स्टार्ची इंडोस्पर्म, यानी इंडोस्पर्म कैसी होती है, ये बेटा आपके सीरियल्स में पाई जाती है, जैसे व्हीट है,
राइस है, इन दोनों केस में जो इंडोस्पर्म कैसे होता है, स्टार्ची। स्टार्च मतलब स्टार्च। स्टार्च याद करो, तुम लोग 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हो, एक तरह क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, स्टार्च। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रोटीनेशियस। ठीक है बेटा, ये प्रोटीनेशियस इंडोस्पर्म, प्रोटीनेशियस इंडोस्पर्म। तो ये एक प्रोटीनेशियस इंडोस्पर्म जो अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एल्यूरॉन लेयर ऑफ मेज। मेज के केस में एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है, एल्यूरॉन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बेटा एक बात और बता दे रहा हूं जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये लेयर कैसी होती है, तो ये एल्यूरॉन लेयर जो है वो 3n होती है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा और आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, बेटा नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड इंडोस्पर्म। लिक्विड इंडोस्पर्म ये बेटा पाया जाता है कैस्टर में है, ये कैस्टर में पाया जाता है लिक्विड इंडोस्पर्म, कोकोनट में पाया जाता है, ये है। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलोजिक इंडोस्पर्म। सेलुलोजिक इंडोस्पर्म यानी सेलुलोज की बनी होती है। याद करो सेलुलोज क्या होता है, ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। सेलुलोजिक इंडोस्पर्म एग्जांपल है इसका आइवरी पाम। ठीक है, आइवरी पाम। इसी तरीके से नेक्स्ट है बेटा हेमी सेलुलोजिक, हेमी सेलुलोजिक इंडोस्पर्म, हेमी सेलुलोजिक इंडोस्पर्म। हेमी सेलुलोजिक इंडोस्पर्म आपके डेट पाम में पाया जाता है। डेट पाम मतलब जिसे खजूर कहते हैं, है ना, डेट पाम जिसे खजूर कहते हैं, उसमें क्या होता है हेमी सेलुलोजिक इंडोस्पर्म। या डेट पाम में एक और लिख लीजिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्टोनी इंडोस्पर्म कहां पाया जाता है, स्टोनी इंडोस्पर्म बहुत हार्ड होता है, स्टोनी इंडोस्पर्म कहां पाया जाता है, यानी डेट पाम के लिए दो चीज हो गई, अगर कभी हेमी सेलुलोजिक इंडोस्पर्म तब भी डेट पाम और स्टोनी तब भी डेट पाम। ठीक है, अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीनेशियस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टोनी इंडोस्पर्म मैंने बताया ये भी ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन जरूर आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा बेटा। ठीक है, अच्छा अब एक दो बात और देखते हैं। एक टर्म होता है जीनिया। जीनिया, व्हाट इज जीनिया बताइए, नाम सुना है आप लोगों ने कभी जीनिया का? जीनिया का मतलब होता है कि जो फॉरेन पॉलन ग्रेन का, याद करो पॉलन ग्रेन आता है ना, हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन जो फॉरेन पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट, किसी दूर दराज इलाके से स्पीसीज सेम हो, सिर्फ कोई पॉलन ग्रेन आ रहा है। अब वो जो पॉलन ग्रेन है उसका एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या असर हो रहा है, वो जीनिया कहलाता है। देखो दो वर्ड बताऊंगा, एक जीनिया एक मेटाजीनिया। एक जीनिया हो गया बेटा और दूसरा वर्ड है मेटाजीनिया। तो जीनिया क्या होता है, the effect of foreign pollen grain on endosperm, the effect of foreign pollen grain on endosperm, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है मेज के केस में, मेज भुट्टा जिसे हम लोग कहते हैं, मेज के केस में। अब मेज में अगर आप देखेंगे ना तो इंडोस्पर्म पाया जाता है ना। इस मेज के केस में बेटा मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड। तो ये एल्बुमिनस या इंडोस्पर्मिक सीड होती है जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, और दो तरह का इंडोस्पर्म हमें मिलता है, एक तो येलो कलर का मिल सकता है और एक हमें व्हाइट कलर का मिल सकता है। दो तरह का इंडोस्पर्म हमें मिल सकता है, येलो भी मिल सकता है और व्हाइट भी मिल सकता है। तो ये जो येलो और व्हाइट इंडोस्पर्म बेटा मिलता है ना, ये असल में जो फॉरेन पॉलन ग्रेन आ रहा है उसके असर की वजह से। भाई आप याद करो इंडोस्पर्म में, ठीक है,
जो पोलर न्यूक्लियाई है वो तो फीमेल का पार्ट है, लेकिन मेल गैमीट किसका पार्ट है? पॉलन ग्रेन का ही तो पार्ट है। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन किस तरह का है, उसका असर क्या होगा एंडोस्पर्म पर होगा। तो ये जो असर है इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनिया। ठीक है। या फिर अगर समझाने के लिए मैं एक और बात बता दूं कि अगर पॉलन ग्रेन का असर एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, फिर सुन लो, अगर पॉलन ग्रेन का असर इफेक्ट एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है तो उसे हम लोग जीनिया कहेंगे। अगर एम्ब्रियो सैक के बाहर हो रहा है, मतलब सीड पे, सीड कोट पे, फ्रूट वॉल पे, तो वो क्या होगी? मेटाजीनिया कहलाएगी। देखो इसमें मेटाजीनिया क्या होगी? द इफेक्ट ऑफ foreign pollen grain on somatic tissue lying outside the endosperm। ओके बेटा, लाइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका डेट पाम। इसका एग्जाम्पल है डेट पाम। फिर मैं बोल दे रहा हूं कि अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर असर होगा तो वो क्या होगा? जीनिया कहलाएगा। अगर एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ हो रहा है तो मेटाजीनिया कहलाएगा। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर अंदर असर हुआ है तो उसका असर बाहर जरूर दिखेगा। उसका रीजन ये है कि जब ये अंदर असर होता है ना, यानी एम्ब्रियो भाई अंदर का, एम्ब्रियो सैक के अंदर का क्या मतलब? ये अगर एम्ब्रियो सैक है तो अंदर असर हो रहा है, मतलब दो चीजों पे असर हो रहा है, इंडोस्पर्म पर भी असर होगा और एम्ब्रियो पर भी असर होगा। ये बताओ, ये दोनों पे असर नहीं होगा? जब ये दोनों पर असर होता है ना, तो ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बेटा बाहर क्या होता है? बाहर की तरफ सीड, भाई बाहर ओव्यूल है, ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी है उससे फ्रूट बनेगा। तो ये जो अगर इन पे असर होगा तो ये क्या करेंगे? हार्मोन केमिकल रिलीज करते हैं जिसका असर सीड कोट पे और फ्रूट पर भी हमें दिखता है, और इसे हम लोग मेटाजीनिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेट पाम। डेट पाम में जो खजूर की जो साइज होती है ना, वो क्या है? वो असल में मेटाजीनिया कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके अलावा कुछ इंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मोज़ैक इंडोस्पर्म कहते हैं। मोज़ैक इंडोस्पर्म का मतलब ये मेज के केस में हमें दिखता है। मोज़ैक इंडोस्पर्म में वो पैचेस, कलर्ड पैचेस होते हैं, उसे हम लोग मोज़ैक इंडोस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म में कलर्ड पैचेस होते हैं। और उसके अलावा बेटा रूमिनेंट इंडोस्पर्म होता है, यानी इर्रेगुलर शेप अगर इंडोस्पर्म का होता है, इर्रेगुलर शेप, तो वो क्या होता है? रूमिनेंट इंडोस्पर्म। ठीक बेटा, यहां तक समझ में आया? तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंडोस्पर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बनता कैसे है? तो आप लोगों को पता है कि एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप करता है, और इसके डेवलपमेंट में हमें इंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो बना कैसे? जाइगोट से। जाइगोट कैसे बना? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना। ये फीमेल गैमीट कहां पाई जाती है? एम्ब्रियो सैक में पाई जाती है। कौन सी पोजीशन पे पाई जाती है? तो वो माइक्रोपाइलर पोजीशन पे पाई जाती है। देखो बेटा, ये क्या है? ये जाइगोट है ना? ये जाइगोट है। याद रखना, हमेशा कभी पूछा जाए कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, या जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो माइक्रोपाइलर से। ये जाइगोट है, ये जाइगोट है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा? इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो एक बड़ी सेल बन जाएगी और एक छोटी सेल बन जाएगी। ठीक है। जो बड़ी वाली सेल होगी उसे हम लोग सस्पेंसर सेल या बेसल सेल कहेंगे,
और जो छोटी वाली सेल होगी, जो छोटी वाली सेल होगी बेटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे, एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे। ठीक है, इधर की तरफ, इस तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये है चैलेजल एंड, ये चैलेजल एंड है। ठीक है, ये चैलेजल एंड है। इसका मतलब जो सस्पेंसर या बेसल सेल जो है, जो लार्ज साइज की होगी, जो लार्ज बनेगी वो ये होगी, और जो स्मॉल बनेगी वो एम्ब्रियोनल सेल होगी। अभी आप लोग कुछ मत लिखिए, मैं इस जो भी समझाऊंगा इसका नोट्स मैं आगे आपको दूंगा, इसलिए अभी आप लोग बस समझिए, मैं बताता चलूंगा कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्या हुआ, फिर सुन लो। जाइगोट का डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियन माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्ट होगा। जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो दो अनइक्वल सेल्स बनेंगी। लार्जर सेल विच इज फाउंड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड सस्पेंसर या बेसल सेल, और जो चैलेजल की तरफ पाई जाती है उसे हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं, जो कि स्मॉल होती है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। अब इस सस्पेंसर सेल में फर्दर डिवीजन होता है, फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन स्टार्ट होता है बेटा। और जो इसकी ऊपर वाली जो सेल्स होती है, वो जो सस्पेंसर सेल में फिर ट्रांसवर्स डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन इस तरीके से स्टार्ट होता है ऐसे, और जो ऊपर वाली सेल होती है सस्पेंसर की, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्टोरियल कहते हैं। ठीक है, हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। और ये हमारी क्या है, ये वाली जो सेल है, ये जो नीचे वाली है, ये अभी एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें भी डिवीजन होगा ऐसे, मैं एक डिवीजन ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इसमें ये इस तरीके से डिवीजन होगा। हो गया बेटा डिवीजन इसमें। ये जो तो मैंने डार्क करके दिखाया है, ये क्या है? ये आपकी एम्ब्रियोनल सेल है ना, ये एम्ब्रियोनल सेल है। अच्छा, अब फर्दर डिवीजन और होगा। अब इसमें जब और डिवीजन होगा, है ना, और डिवीजन होगा इस मतलब एम्ब्रियोनल सेल में भी और हॉस्टोरियल सेल में भी, यानी दो हॉस्टोरियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, हॉस्टोरियल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और अब ये इस सेल में यानी एम्ब्रियोनल सेल में कैसा होगा? वर्टिकल डिवीजन होगा। अब देखिए बेटा, ये मैं थोड़ा डार्क दिखा रहा हूं। ठीक है, ये ऊपर वाली सेल को हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहेंगे, है ना, हॉस्टोरियल सेल कहेंगे। अच्छा, और इधर की तरफ क्या होगा? ये माइक्रोपाइलर होगा, है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हॉस्टोरियल सेल जो है वो किधर की तरफ डेवलप कर रही है? माइक्रोपाइलर की तरफ कर रही है। और ये इधर की तरफ क्या होगा? ये चैलेजल होगा, चैलेजल एंड होगा। और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट, है ना, इस स्टेज को हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, जो एम्ब्रियोनल सेल है वो 8 सेल में डिवाइड कर गया है, 2 टियर में डिवाइड कर गया है, 2 टियर में डिवाइड कर गया है। एक ये है बेटा और एक ये है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि जो ऊपर वाला जो नीचे वाला टियर है, ये जो नीचे वाला ये पूरा जो टियर है, ये बनाएगा प्लिम्यूल एंड 2 कॉटिलिडन। ये प्लिम्यूल और कॉटिलिडन बनाएगा, और जो ऊपर वाला है बेटा ये रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। हो गया। अच्छा, अब इसमें और डिवीजन होगा। अब इसमें जब फर्दर और डिवीजन होगा तब ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी।
देखिए बेटा, ये देखिए, ये कौन सी सेल है? ये है हॉस्टोरियल सेल, है ना, ये है हॉस्टोरियल सेल है। ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक, ये क्या है? सस्पेंसर सेल है। ये यहां से यहां तक की यानी हॉस्टोरियल से लेके नीचे तक की सस्पेंसर सेल है। और कितनी होती है बेटा? 6 से 10 सेल होती है, 6 to 10 के बीच में वैरी करती है। ये जो सस्पेंसर सेल की जो सबसे ऊपर वाली सेल हॉस्टोरियल सेल, जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होती है, वो हॉस्टोरियल होती है। जो सबसे नीचे वाली होती है, जो एम्ब्रियोनल के सबसे करीब होती है, जो एम्ब्रियोनल, ये एम्ब्रियोनल के करीब होती है, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। उसे हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि रूट कैप की फॉर्मेशन करती है। ठीक है बेटा। और नीचे की तरफ क्या हो गया? नीचे की तरफ है ये क्या है? ये है आपका एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल है। मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियोनल सेल जब फर्दर डिवाइड होता है ऑक्टेंट स्टेज में पहुंच के, जो उसकी जो स्टेज बनती है उसमें ये 2 टीयर में डिवाइड हो जाता है। जो नीचे वाला है वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन का फॉर्मेशन, ऊपर वाला रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन। तो हॉस्टोरियल सेल किधर होती है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है। ठीक है बेटा। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है आपका, कहलाता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एम्ब्रियो। ये है ग्लोब्यूलर शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्लोब्यूलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आप क्या होगा इसमें और फर्दर डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन और ज्यादा होगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या है? ये सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर है। ये क्या है? 2 कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन। ठीक है बेटा, ये 2 कॉटिलिडन है। और इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे? ये होगा हमारा हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ये है हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, यहां तक अभी आपका डेवलप हो गया। फिर से सुन लीजिए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सवाल आपसे जहां से पूछा जाता है। तो पहली बात यह है कि जाइगोट जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन आने के चांस है, वो पहला ये है कि वो माइक्रोपाइल से। अब दूसरे पे देखते हैं। अब जब ये इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है, इसमें जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो एक बड़ी सेल बन जाएगी जैसे सस्पेंसर, एक छोटी सेल जिसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ होता है, एम्ब्रियोनल सेल चेलेजल की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है सस्पेंसर सेल में, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है, जो माइक्रोपाइल के करीब होती है, उसे हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, है ना। और सस्पेंसर सेल की जो सबसे नीचे वाली सेल होती है, इसे हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस किसके करीब होती है? ये इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सस्पेंसर की वो कौन सी सेल है जो माइक्रोपाइल के करीब होती है, तो वो हॉस्टोरियल होगी। सस्पेंसर की वो कौन सी सेल है जो एम्ब्रियोनल सेल या चेलेजल एंड के करीब होगी, तो आप कहेंगे उसे हाइपोफाइसिस कहेंगे, जो कि रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऑक्टेंट स्टेज बना है, ऑक्टेंट स्टेज में 8 सेल होती है एम्ब्रियोनल सेल में, और वो 2 टीयर में बढ़ जाती हैं। जो नीचे वाला टीयर है वो बेटा प्लूम्यूल और कॉटिलिडन का फॉर्मेशन करता है, और जो ऊपर वाला है वो रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये ऑक्टेंट डेवलप करेगा तो ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर जो होता है फिर और डेवलप करके ये कॉटिलिडन बनाता है। अच्छा, अब इसमें ये बात बता दूं, देखो डाइकॉट एम्ब्रियो की चाहे बात करें चाहे हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें, दोनों का जो फॉर्मेशन होता है उसकी शुरू की स्टेज जो होती है वो सेम होती है, बाद में डिफरेंस आता है।
बाद में हार्ट शेप के बाद डिफरेंस आता है, लेकिन शुरू की जो स्टेज है वो क्या होती है, यानी ये जो सारी स्टेज है यहां तक ग्लोब्यूलर तक, ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर तक डाइकॉट और एम्ब्रियोकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो बेटा सेम होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना है ये आगे फर्दर फिर कैसे डेवलप होता है, देखो देखो बेटा। ठीक है, ये देखिए ये क्या होगा, ये मैच्योरिंग, ठीक है, ये हार्ट शेप बना और हार्ट शेप से फिर ये डेवलप हुआ। हार्ट शेप मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई थी, लास्ट स्लाइड में हार्ट शेप, और इसके बाद बेटा जो बनेगा वो क्या होगा, ये मैंने आपको ये दिखाया, ये बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये दो कॉटिलिडन है, ठीक है, ये दो कॉटिलिडन है। देखो ये क्या है, ये तुम्हारी सस्पेंसर सेल है, ठीक है, ये सस्पेंसर है। सस्पेंसर में बेटा ये क्या है, ये वाली, ये क्या है, ये वाली, ये क्या है, ये हाइपोफाइसिस है। और हाइपोफाइसिस के करीब क्या होती है, मैंने बता रखा है, हाइपोफाइसिस के करीब होती है रेडिकल, और ये कॉटिलिडन के करीब ये प्लिम्यूल है, ठीक है, और ये हाइपोकोटाइल है। ये मैंने आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया। अब क्या करिए, अगर स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा इसे रोटेट कर दीजिए, इसे बेंड कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, तो अभी किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए। ठीक है, देखिए बेटा ये क्या है, ये दो कॉटिलिडन है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है, ये बेटा मैंने मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम बना रखा है। अच्छा, ये है दो कॉटिलिडन, ये जो है यहां ये प्लिम्यूल है, और ये वाली पोर्शन को रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल, यानी ये जो सस्पेंसर जो सेल है, जो सस्पेंसर वाला पूरा पार्ट है, हाइपोफाइसिस है और हॉस्टोरियल है, वो कहां पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूं, वो यहां पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, जो डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो में दो चीजें होती हैं बेटा। डाइकॉट एम्ब्रियो हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो दो कॉटिलिडन होता है जो आपको दिख रहा है, और दूसरी एक चीज होती है जिसे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, है ना। एक चीज होती है कॉटिलिडन और एक चीज होती है हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब होता है स्टॉक प्रेजेंट बिटवीन प्लिम्यूल एंड रेडिकल। प्लिम्यूल और रेडिकल के बीच के जो पोर्शन है उसे एम्ब्रियोनल कहेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस असल में एक तरह की एक्सिस, ये एक तरीके से देखो, इस तरीके से बेटा आप इस तरीके से एक एक्सिस बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से एक एक्सिस बना दीजिए, है ना, और एक आप लेवल ऑफ कॉटिलिडन बनाइए यहां पर जो इसको सेपरेट करे।
ये जो येलो से मैंने दिखाया ये क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलिडन है, और ये जो बेटा ग्रीन से मैंने दिखाया ये क्या है, ये क्या है, ये आपको मैंने एम्ब्रियो की एक्सिस दिखा दी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। वैसे आपको एक बात समझाने के लिए भी मैंने बोल दिया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब क्या होगा कि शूट और प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच का जो होगा उसे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। अब देखो, अब एक दूसरा टर्म यहां पर आता है इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल मतलब ऊपर, मतलब किसके ऊपर, इपिकोटाइल वो पोर्शन होता है, इपिकोटाइल बेटा वो पोर्शन होता है जो कॉटिलिडन के ऊपर पाया जाए। इसलिए जो मैंने येलो सी इस तरीके की लाइन बनाई है, इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा उसे एपिकोटाइल कहेंगे और उसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। ठीक है बेटा, इसे हम लोग हाइपोकोटाइल कहेंगे। अच्छा, प्लूम्यूल क्या करता है, प्लूम्यूल शूट का फॉर्मेशन करता है। शूट के में जो पोर्शंस होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, यही प्लूम्यूल शूट के। और जो रूट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें उनका फॉर्मेशन कौन करता है, रेडिकल। और रूट कैप का कौन फॉर्मेशन करता है बेटा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो सस्पेंसर की जो सबसे नीचे वाली सेल होती है जो रेडिकल के करीब होती है उसे हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया गया है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और चीज बताता हूं, अब ये सस्पेंसर का क्या काम होता है, ये जो सस्पेंसर सेल है जो मैंने यहां से बनाना स्टार्ट किया, ये इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका। देखो बेटा, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स इंडोस्पर्म। फिर से सुन लो, इसका काम ये होता है सस्पेंसर सेल का कि ये पुश करता है इंडोस्पर्म, ये पुश करता है एम्ब्रियो को टुवर्ड्स इंडोस्पर्म। देखो कैसे, देखो मैं एक डायग्राम ऐसे बनाऊं अगर आपको, है ना, डायग्राम देखो, आपको पता है कि इंडोस्पर्म कहां बनेगा, बीच में बनेगा क्योंकि वो पोलर न्यूक्लियाई से होता है। ये मान लो अगर मैं दिखाऊं, अगर देखो, ये ग्रीन से मैंने क्या दिखाया है, ये ग्रीन से बेटा मैंने इंडोस्पर्म दिखाया है, पूरे इधर इधर हर तरफ होता है ना, ये इंडोस्पर्म मैंने दिखाया है ये। और ये क्या है, ये तुम्हारा सस्पेंसर सेल है, और ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर सेल है। तो ये सस्पेंसर सेल क्या करता है, ये एम्ब्रियो को पुश करता है किधर की तरफ, ये एम्ब्रियो को पुश करता है किधर की तरफ, इंडोस्पर्म की तरफ। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स इंडोस्पर्म, और वो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक बना लिया होगा और नोट्स भी यहां तक का कंप्लीट कर लिया होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब जो बात बेटा मैंने आप लोगों को लिखवाई है, जो बात मैंने आप लोगों को मतलब अभी इतनी देर में बोला है डाइकॉट एम्ब्रियो के रेस्पेक्ट में, वो कुछ पॉइंट्स यहां पे मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जाइगोट फॉर्म बनाता है, और जाइगोट फर्दर डेवलप करता है तो एम्ब्रियो बनाता है। ये जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किस तरीके से बन रही है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है, कई बार बेटा बोला है, वो माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्ट होता है, वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्योंकि हमें दो तरह का एम्ब्रियो पढ़ना है, एक डाइकॉट पढ़ना है और आपको मोनोकॉट। तो सबसे पहले अभी जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाई है, ये सब बेटा कैसे हैं, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ते हैं।
देखो जो डाइकॉट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है बेटा, सबसे पहले हमने किस प्लांट में स्टडी किया? कैप्सुला बर्सा, ये बी है, कैप्सुला बर्सा या इसे शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट चीज, टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसा होता है? टाइप ऑफ डेवलपमेंट वो कैसा है बेटा? यानी डाइकॉट एम्ब्रियो का टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसा है? ये क्रूसिफर टाइप है, क्रूसिफर टाइप, या इसे हम लोग ओनागार टाइप भी कहते हैं। क्रूसिफर टाइप या ओनागार्ड, ONA, ओनागार्ड टाइप भी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए जो बात मैंने आपसे बताई थी कि जो पहला डिवीजन होगा वो हमेशा कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। इसे अंडरलाइन कर लेना, जो पहला डिवीजन होगा ट्रांसवर्स होगा, जिसकी वजह से टू सेल्स आर फॉर्म, दो तरह की सेल बनेंगी। वन सेल लाइज टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, उसे हम लोग बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। एंड वाइल अदर सेल लाइज टुवर्ड चैलेजल एंड, उसे हम लोग एम्ब्रियोनल या एक्सिस सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन कैसा होगा? माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो बनेगा। मैंने आप लोग बता रखा है बेटा, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ऑक्टेंट स्टेज बनेगी, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, और उसके बाद फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, सबन्यूली फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो। फिर अब द अपर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर स्वेल अप टू फॉर्म हॉस्टोरियल सेल होगा, और ये बेटा मैंने वहां लिखवा रखा है कि हॉस्टोरियल सेल किधर होता है? माइक्रोपाइल। और जो लोअर मोस्ट सेल होती है सस्पेंसर की, उसे क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, जो लोअर मोस्ट सेल होती है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, और हाइपोफाइसिस रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। या मैंने सस्पेंसर सेल का फंक्शन भी बता रखा है कि इसका काम होता है कि एम्ब्रियो को पुश करना टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, अब देखो बेटा, अगर सीक्वेंस कभी पूछ दिया जाए और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सीक्वेंस बता दीजिएगा कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस्पोर, डाइकॉट एम्ब्रियो। तो देखो सबसे पहले जाइगोट होता है, जाइगोट जब डेवलप करेगा तो प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, है ना? जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ऑक्टेंट स्टेज, है ना? ऑक्टेंट स्टेज बनेगा। अब ऑक्टेंट स्टेज से फिर ग्लोब्यूलर शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ऑक्टेंट स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर शेप, फिर बेटा हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, है ना? हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, और हार्ट शेप से फिर क्या होगा? मैच्योर एम्ब्रियो का, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का, डाइकॉट एम्ब्रियो को, कि सबसे पहले जाइगोट होता है, जाइगोट डेवलप करता है प्रो एम्ब्रियो में, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट स्टेज में, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलर शेप्ड स्ट्रक्चर में, फिर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में, और सबसे लास्ट में मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बात बेटा मैंने आपको शुरू में बोल दी थी कि जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, चाहे डाइकॉट की बात की चाहे मोनोकॉट की, जो शुरू की स्टेज होती है यानी अप टू ग्लोब्यूलर स्टेज, वो दोनों सेम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ग्लोब्यूलर स्टेज, देखो इसको टिक कर लेना, ये सवाल आता है। इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट इज सेम बट डिफरेंसेस अकर इन लेटर स्टेज, यानी ग्लोब्यूलर के बाद क्या होता है? डिफरेंसेस स्टार्ट होता है। और डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन, ये भी बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या मतलब होता है। अच्छा, अब इसी बात को मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके के अगर डायग्राम से समझाना चाहूं तो देखिए, ये क्या है? ये दोनों, ये कोटिलिडन है। ठीक है बेटा, ये कोटिलिडन है, रिजर्व फूड मटेरियल सब्सटेंस होता है कोटिलिडन।
ऊपर की तरफ क्या है, ये प्लेम्यूल। देखो बेटा, ये जो मैंने ब्लैक से बना रखा है ना, ये पूरा नीचे की तरफ, ये यहां से ये सारा जो मैंने बना रखा है ना, ये असल में एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, ये तो वही जो डायग्राम में जो मैंने मेच्योर, ये देखो, ये जो मैंने, ये जो है ना, यही डायग्राम जो है, इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा चेंज करके उसके मैंने ये बनाया है। तो ये प्लेम्यूल है, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये नीचे वाला पोर्शन बेटा रेडिकल होगा। तो आप देख लीजिए, प्लेम्यूल और रेडिकल एक ही स्टॉक है ना, और इनके बीच के पोर्शन क्या कहोगे तुम, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन जो वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब देखो, अब ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन जहां पे इस तरीके से टच करती है उसके ऊपर वाले पोर्शन को, है ना, ये इसे हम लोग इपीकोटाइल कहेंगे, है ना, इपीकोटाइल कहेंगे, और इसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना तुम लोग कि इपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है। कॉटिलिडन जहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस को टच कर रहा है उसके ऊपर वाले पोर्शन को इपीकोटाइल और उसके नीचे वाले को हाइपोकोटाइल कहेंगे। इपीकोटाइल बियर प्लेम्यूल व्हाइल हाइपोकोटाइल बियर रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वही बात जो मैंने अभी लिखवाई है आप लोगों को, जो मैंने समझाया है वहां मैंने लिखवा रहा हूं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसे हम लोग टिजुलम कहते हैं। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, टिजुलम कहते हैं। और above the point of attachment of cotyledon is called epicotyle, it bear plumule, while the below the point of attachment of cotyledon is called hypocotyle and it bear radical. ठीक है बेटा, it bear radical. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो हमारा है मोनोकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक डायग्राम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस साल भी आया हुआ था, पिछले साल सॉरी। ठीक है बेटा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है एलएस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ग्रास क्योंकि मोनोकॉट का पार्ट है, एलएस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, ये डायग्राम। और ये डायग्राम बेटा आप लोग जरूर याद रखिएगा, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्रास के केस में, इन केस ऑफ ग्रास, cotyledon is called scutellum
और यहां पर एक फ्लैप लाइक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग इपीब्लास्ट कहते हैं। ये है कोलियोराइजा, ये रूट कैप, एंड दिस इज रेडिकल। देखो बेटा, ये रेडिकल कहलाती है। देखिए, जो कोलियोराइजा जो होती है, कोलियोराइजा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रेडिकल और रूट कैप को कवर की रहती है, उसे हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। इसी तरीके से हाँ ठीक है, ये शूट एक्सिस है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और इधर की तरफ होता है प्लिम्यूल, है ना, प्लिम्यूल होता है। प्लिम्यूल क्या करता है, सॉरी कॉलिप्टाइल होता है, ये कॉलिप्टाइल है, और इसका काम क्या होता है, ये प्लिम्यूल को कवर करता है। ये शीट हो स्ट्रक्चर होती है जो प्लिम्यूल को कवर करती है, उसे कॉलिप्टाइल कहते हैं। और जो कोलियोराइजा होती है वो रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है। और इसमें स्कूटुलम मैंने आपको बता दिया, कॉटिलिडन को ग्रास के केस में स्कूटुलम कहते हैं, और इपीब्लास्ट ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम लोग इपीब्लास्ट कहते हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और उसकी लैटरल साइड पे क्या पाया जा रहा है, स्कूटुलम पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज देखिए आप लोग, मोनोकॉट एम्ब्रियो के केस में जो फर्स्ट टाइम मोनोकॉट स्टडी जो किया गया था, वो एक प्लांट था लूजुला फॉस्टेरी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम स्टडीड इन लूजुला फॉस्टेरी। ठीक है, लूजुला फॉस्टेरी ये फर्स्ट टाइम स्टडी यहीं पे किया गया था इसका। और नेक्स्ट जो है वो क्या है बेटा, वो ये है कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसे होता है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसे है, सजिटेरिया टाइप, सजिटेरिया टाइप। ओके स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसे है, सजिटेरिया टाइप है। तो दो चीज आप जरूर याद रखिएगा इसमें, एक तो फर्स्ट टाइम स्टडीड इन लूजुला फॉस्टेरी एक प्लांट है, और दूसरा टाइप ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, सजिटेरिया टाइप का होता है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, ये जो बात मैंने यहाँ पे कुछ समझाई है उसे मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है कि जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो जो होता है उसमें दो चीज होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक क्या होता है, एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। डाइकॉट में दो कॉटिलिडन बताया था, यहां पर एक कॉटिलिडन। अब देखो ग्रास फैमिली के केस में कॉटिलिडन को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटुलम, और ये किधर होती है, मैंने अभी ये वाले डायग्राम में बेटा आप लोगों को बताया कि देखिए ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसके लैटरल साइड पे, उसके लैटरल साइड पे ये पाई जा रही है। अब नेक्स्ट क्या है, outer covering of endosperm separate embryo by a proteinaceous layer called aileron layer। देखो अभी जब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आप लोगों को मेज पढ़ाऊंगा, मेज, और वहां पर जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो वहां पर एल्यूरॉन लेयर का साफ स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। एल्यूरॉन लेयर के लिए दो खास बात है जो मेडिकल में पूछी जाती है, एक तो एल्यूरॉन लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होता है, बेटा ये याद रखना, अभी तुम लोग इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, ट्रिप्लॉइड होती है, और दूसरी प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखो, रेडिकल और रूट कैप इज इंक्लूज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा। ये याद जरूर रखना कि कोलियोराइजा किसे कवर करता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है। अभी तो पढ़ते वक्त ये आसान लग रहा है, लेकिन जब आप कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसके मिक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो कोलियोराइजा जो है वो रेडिकल और रूट कैप को कवर करता है, और प्लिम्यूल जो है वो कॉलिप्टाइल को कवर करता है। ठीक है, कॉलिप्टाइल कवर करता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट इपीब्लास्ट के बारे में है कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्कूटुलम ए टंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड इपीब्लास्ट, है ना, और वो क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ सेकेंडरी कॉटिलिडन फाउंड इन ग्रास, ये ग्रास के केस में है। ठीक है बेटा, तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को डाइकॉट
मोनोकॉट, एम्ब्रियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने पूरा नोट्स भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं अपने वीडियो के, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, इंटरेस्टिंग सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चलते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये दिखा दिया कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से, ये ब्लैक सैक है ना, उसमें मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, ये इधर a यानी x के ऊपर वाले को मैंने a लिख दिया, नीचे वाले को b लिख दिया और कहा कि ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल है। क्या कहा? कंसिडर रॉड लाइक स्ट्रक्चर एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी मैंने कहा कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। X is the region at which cotyledon is attached, यानी मान लीजिए या ऐसा हो गया, ऐसे मान लीजिए कि मैंने बढ़ाया, एक्स्ट्रा बढ़ाया भाई, वो कह रहा है मान लीजिए ये दोनों, ये जो मैंने रेड से अभी बनाया, ये कॉटिलिडन है और कॉटिलिडन इसी पॉइंट पर अटैच हो रहा है। तो बताइए A क्या होगा और B क्या होगा? इसने कहा कि A क्या होगा और B क्या होगा। तो आपको पता है बेटा कि ये जो कॉटिलिडन जो इस तरीके से बना है, कॉटिलिडन के ऊपर की तरफ, ऊपर जो पाया जाता है उसे इपीब्लास्ट कहते हैं, अरे सॉरी इपीकोटाइल कहते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? इपीकोटाइल हो जाएगा, ये इपीकोटाइल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोकोटाइल हो जाएगा। अब आंसर देखिए आप लोग, हाँ अब देखिए, तो ये ए क्या हो गया था? ये ए इपीकोटाइल हो गया था, ठीक है बेटा, और बी क्या हो गया था? बी हाइपोकोटाइल हो गया। अब इस बेसिस पे आंसर क्या होगा? आंसर देखो पहला हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि फाइंड आउट द हैप्लॉइड नंबर, यानी n हैप्लॉइड सेल्स अमंग द फॉलोइंग, यानी इन्होंने ये जो 5-6 सेल दी है उनमें से कौन कौन सी हैप्लॉइड, अब जरा देख लेते हैं। ये कह रहा है एग सेल, एग सेल तो आपको पता है कि ये हैप्लॉइड होती है। दूसरा है मेल गैमीट, ये भी पता है आपको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड होती है। अब आज ये रूट सेल, आपको पता है बच्चा, रूट की बात करें चाहे लीफ की बात करें, है ना, वो कैसा होता है, चाहे फ्लावर की बात करें, वो दोनों स्पोरोफाइट, ये सारे स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट के हैं। देखो ये सब कैसे हैं? ये जेनरेटिव गैमेटोफिटिक स्टेज के हैं, वो स्पोरोफिटिक पार्ट है। तो स्पोरोफिटिक पार्ट कैसे होते हैं? आपको पता है कि ये कैसा होता है? ये बेटा 2n होता है, ये भी 2n होता है। इसी तरीके से मान लो मैं यहां पर रेडिकल दे दूं, मान लो मैं रूट सेल की जगह रेडिकल दे देता तो क्या होता? वो भी 2n होता। मैं प्लीम्यूल दे देता, वो भी 2n होता। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा, सिनर्जिड आपको पता है n होती है, पूरा एम्ब्रियोसाइक ही n होता है, और एंटीपोडल सेल n होता है। यानी इसमें से कौन कौन से हैप्लॉइड सेल हैं? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। अब इसमें देखते हैं, ये कह रहा है 4, 5, 6, 4 नहीं होता है, 4 तो 2n होता है, मतलब लीफ सेल। इधर आ जाओ, 1, 2, 3, 1 तो होता है, 2 भी होता है, लेकिन 3 नहीं होता, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इधर आ जाओ, ये कह रहा है 1, 3, 5, 6, नहीं, क्योंकि 3 क्या है? 3 2n है, हो ही नहीं सकता, ये आंसर नहीं होगा। इधर आ जाओ, फोर्थ क्या है? कह रहा है एग सेल, गैमीट, सिनर्जिड और एंटीपोडल, जी यही होगा। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैं यहां पर रेडिकल दे देता, प्लीम्यूल दे देता, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हुआ था, लेकिन आप याद रखिए वो सारे 2n होते हैं क्योंकि वो स्पोरोफिटिक पार्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है। क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, ये बात सही है भाई। इंडोस्पर्म का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो जो चीज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो तो पहले बननी चाहिए ना, वो तो पहले बन जानी चाहिए, तब तो जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और ये बात सही है, और ये बात याद करो, हमने एक लेक्चर में इस पर डिस्कशन भी किया था कि क्यों आखिर, और ये बोर्ड का क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करवाया था
कि क्यों आखिर ऐसा होता है कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो से पहले होता है। उसका साफ रीजन क्या है कि क्योंकि इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म इज मोस्टली 3n व्हाइल इन जिम्नोस्पर्म इट इज n। ये भी सही है, याद करो मैं तुम लोगों को पढ़ाया था, मैंने बताया था बेटा जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है और एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। याद आ रहा है कुछ? उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म का जो होता है वो n होता है, एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म 3n होता है। एक और बात याद रखिएगा आप लोग, जो जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए अब थर्ड देखते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। एकदम सही बात है। देखो हम लोगों ने पढ़ा एकदम पहली वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें देखो ये पढ़ा और वहां पर मैंने आप लोगों को टिक भी करा दिया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन इंडोस्पर्म है वो कौन सा होता है, वो बेटा आपका वो कौन सा होता है, वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। तो ये भी बात सही है। अब आ जाओ, कह रहा है कोकोनट हैज बोथ लिक्विड न्यूक्लियर इंडोस्पर्म एंड सेलुलर इंडोस्पर्म। ये भी बात सही है, वही पढ़ाया था उसी पेज के जस्ट लास्ट में कि जो इंडोस्पर्म कोकोनट सबसे अच्छा एग्जांपल में आया था कि उसका लिक्विड जो है वो उसका जो लिक्विड होता है वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है और जो उसका व्हाइट कर्नल जो होता है वो सेलुलर इंडोस्पर्म है। ये भी सही है। अब क्या कह रहा है, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। गलत कह रहा है, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या होता है, वो तो इंडोस्पर्म होता है ना बेटा। तो इसका मतलब इसमें फॉल्स बताना है, कौन सा फॉल्स है, 5, यानी ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। बोलो समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ इंडोस्पर्म। अच्छा है भाई, तो ये पूछ रहा है इंडोस्पर्म के बारे में। ठीक, इंडोस्पर्म होता है 3n, ये इंडोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है। क्या है, इफ इट इज डेवलप फ्रॉम एनेथ्रा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब यहां पर पहले एक बात तुम लोग बता दे रहा हूं, क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहा है पहले ये पढ़ लेते हैं। इफ इट इज डेवलप फ्रॉम एनेथ्रा, ये जरा अंडरलाइन कर लेना, काम की बात इसमें ये है, एनेथ्रा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पॉसेसिंग क्रोमोसोम नंबर इक्वल टू 16। देखो वैसे तो एंजियोस्पर्म के केस में याद रखना तुम लोग, हमेशा क्या होता है, इंडोस्पर्म 3n होता है, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा होता है, एक केस बेटा जहां पर डिप्लॉयड इंडोस्पर्म पाया जाता है इन ओनेथोरा। ठीक है, ये बात याद रखने वाली बात है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि 2n डिप्लॉयड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन ओनेथोरा। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एनेथ्रा टाइप, अगर जो एम्ब्रियो सैक है वो एनेथ्रा टाइप है, अब अगर उससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, है ना, तो बताइए और एनेथ्रा टाइप में मैं आपको बता दूं वहां पे पोलर न्यूक्लियाई एक ही होती है, वो दोनों मिलके एक ही होती है और एक मेल गैमीट होता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 16 है एम्ब्रियो सैक में, है ना, तो बताइए अगर एनेथ्रा टाइप का एम्ब्रियो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। अब मैंने यहां साफ बता दिया बेटा, ओनेथ्रा टाइप मतलब 2n होता है ना, 2n होता है। ये तो जनरल केस है ना, ये तो जनरल केस है। लेकिन ओनेथ्रा टाइप में क्या होगा, वहां पर बेटा इंडोस्पर्म कैसा होता है, 2n होता है, यानी 2 × 16 यानी 32 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। एनेथ्रा टाइप ऑफ इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो 2n होता है। अब जब 2n होगा
और वो कह रहा है कि 16 एम्ब्रियो सैक में 16 क्रोमोसोम है, तो आप उसको डबल कर लीजिए। अब अगर देखो क्वेश्चन यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, अगर मान लो यहां पर मैं क्वेश्चन अनथरा की जगह पॉलीगोनम कह दूं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ, पॉलीगोनम क्या होता है याद करो, थर्ड वीडियो देखा हो तुम लोगों ने, नोट्स बना रखा होगा, जहां पर मैं तुम लोग को एम्ब्रियो सैक पढ़ा रहा था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ाया था, उसके सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया था, एम्ब्रियो सैक मैंने बताया था 3 तरह का, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक होती है। मोनोस्पोरिक मैंने कहा था सबसे कॉमन होती है और उसे ही हम लोग पॉलीगोनम कहते हैं। और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में यानी पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में ही क्या होता है कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ में क्या होता है, एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा, वहां पर 3n होता है। तो अगर वो पॉलीगोनम में यहां क्वेश्चन ऐसे कर देता तब क्या होता, 3 इंटू 16 होता, यानी तब 48 होता आंसर, है ना। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने ओनेथेरा एंडोस्पर्म पूछा है, ठीक है, ओनेथेरा। और ये क्या हमें बता रहा हूं, ये पॉलीगोनम के लिए बता रहा हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बेटा, आपके मेडिकल एग्जाम में आए हैं, एम्स में आए हैं, या फिर जो आपके केवीपीवाई एग्जाम या ओलंपियाड जो होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मैं आसान क्वेश्चन जो आप देखते ही बता दे, मैं तो उस तरह का बता ही नहीं रहा हूं आप लोगों को, आपको लगवा ही नहीं रहा हूं। मैं वो क्वेश्चन जिसमें आप कुछ सोचें, कुछ दिमाग चले, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एल्यूरॉन सेल्स, वाह, ऑफ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप सेल। अब देखो तुम, कह रहा है कि what would be the number of chromosome of aileron cell, aileron cell जो कि 3n होती है, अभी मैंने आपको बताया है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप बताइए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे एल्यूरॉन की सेल में, अगर उसी प्लांट की जो रूट टिप है, रूट टिप की जो सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम है, 42 क्रोमोसोम। क्या कह रहा है, एक प्लांट है, एक प्लांट की जो एल्यूरॉन लेयर पूछ रहा है कि एल्यूरॉन लेयर की जो सेल होती है उनमें कितना क्रोमोसोम होगा अगर उसी प्लांट की जो रूट टिप की जो सेल है उसमें 42 क्रोमोसोम हो तब। अच्छा अब देखो बेटा, जो रूट टिप जो सेल्स होती हैं, जो रूट टिप सेल्स होती है, आपको यह बात पता है कि वो स्पोरोफिटिक होती हैं और वो 2n होती हैं, यानी 2n इजिकल्स टू 42 हो जाएंगी, यानी n इजिकल्स टू, बोल भाई, 21 हो जाएंगी। अब बहुत आसान है, अब आप फट से यहां पे रखिए और एकदम आसानी से आपका 21 कर लीजिए। कितना आ गया, 63। आंसर क्या आ गया, 63 आंसर बेटा। समझ में आया आप लोगों को, बोलिए क्लियर हुआ ये सारा क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने अभी तक के सारे नोट्स बना लिए। एक बात मैं बोल दे रहा हूं, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए, जिसमें कॉन्सेप्चुअल था वो सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है बेटा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना के उसे पढ़ डालिए, पूरा याद कर डालिए। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको फिर से लगाइए आप लोग, ठीक है, उसको फिर से लगाइए, फिर से सॉल्व करिए, अलग अलग वैल्यूज रख के सॉल्व करिए, ठीक है बेटा, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीड और फ्रूट के बारे में, कुछ उसकी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।